हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय आराध्या इंस्टीट्यूट। आराध्या इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए हम लोग अपने प्रश्नों को देखते हैं, आज के प्रश्न कैसे हैं। और आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर नहीं कर रहे हैं और प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो चलिए हम आप लोगों के लिए अच्छा अच्छा क्वेश्चन ला रहे हैं। देखिएगा एग्ज़ाम में क्वेश्चन अच्छे अच्छे आप लोग को यहीं से मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए इजी टू मॉडरेट तो हाई लेवल के क्वेश्चन मैं कराती हूँ, ठीक है। तीनों टाइप्स के क्वेश्चन का इजी भी क्वेश्चन रहता है, मॉडरेट भी क्वेश्चन रहता है और हाई भी क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो चलिए आप लोग अच्छे से रिवीजन करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब भी करिएगा। चलिए तो हम लोग का आज का देखिए पहला क्वेश्चन, ताल में समायोजन क्रिया किसके द्वारा संभव होती है। ताल में समायोजन क्रिया किसके द्वारा संभव होती है। पीत बिंदु के द्वारा, रोडॉप्सिन के द्वारा, या फिर सिलियरी मांसपेशी के द्वारा, या फिर रेक्टल पेशियाँ। तो बताइए जो ताल होता है उसमें समायोजन ये कहाँ का बताया जा रहा है, आई का बताया जा रहा है, ठीक है। आँख की बातें बताई जा रही है ना। आँख में जो होता है उसमें समायोजन क्रिया किसके द्वारा संभव होती है, तो हमारा किसके द्वारा संभव होती है, सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा संभव होती है, सिलियरी मांसपेशियों। और रोडाप्सिन क्या होता है, रोडाप्सिन नाइट विज़न है, ठीक है। रोडाप्सिन क्या है, नाइट विज़न, नाइट विज़न, ठीक है। रोडाप्सिन को नाइट विज़न भी कहते हैं। नाइट विज़न मतलब कि इसी रोडाप्सिन की वजह से ही हमें रात में दिखाई देता है, ठीक है। चलिए तो ठीक है। और पीत बिंदु क्या होता है, आप लोग ये भी जान लीजिए। पीत बिंदु को क्या कहते हैं, येलो स्पॉट कहते हैं। पीत बिंदु को क्या कहते हैं, येलो स्पॉट कहते हैं, ठीक है। जो आँख में येलो स्पॉट बनता है उसी को पीत बिंदु कहते हैं। ये शार्प विज़न होता है। क्या होता है, ये शार्प विज़न होता है, मतलब बहुत अधिक अच्छा स्पष्ट हम लोग को दिखाई देता है, ठीक है। और रेक्टल पेशियाँ ये हाँ आई से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संस्था पर प्रतिबिंब नहीं बनता, किस किस स्थान पर प्रतिबिंब नहीं बनता और प्रकाश की किरणें केंद्रित नहीं होती। किस स्थान पे, 1 सेकंड स्टूडेंट, ये स्थान है, ये नहीं होगा, ठीक है। किस स्थान पर प्रतिबिंब नहीं बनता है, वह प्रकाश की किरणें केंद्रित नहीं होती, केंद्रित नहीं होती हैं। 1 सेकंड स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट, तो क्या होगा, किस स्थान पर प्रतिबिंब नहीं बनता और प्रकाश की किरणें केंद्रित नहीं होती है। तो कहाँ पे हमारा प्रतिबिंब नहीं होता है, प्रकाश की किरणें केंद्रित नहीं होती। तो ये हो गया, देखिए हमारा आई हो गया, ठीक है। ये यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऐसे 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 पूरा निकला होता है ना, उसे क्या कहते हैं, ऑप्टिकल नर्व, ठीक है। ये होता है ना ऑप्टिकल नर्व। यहीं पे हमारा जो होता है वो क्या होता है, ब्लाइंड स्पॉट, जैसे क्या कहते हैं, अंध बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, अंध। यहीं पे होता है हमारा ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है, ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। यहीं पे हमारा होता है ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। 1 सेकंड स्टूडेंट, थोड़ा छोटा बनाएंगे ना तो सही से आप लोग को समझा सकेंगे, ठीक है। तो हमारा देखिए, चलिए ये देखिए, ये रेटिना हम लोग का हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, ऑप्टिकल नर्व, ऐसे ऐसे ना ऑप्टिकल नर्व निकले होते हैं। और यहीं पे हमारा क्या बनता है, ब्लाइंड स्पॉट बनता है, ठीक है, ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। आप लोग समझ लीजिएगा, यहीं पे हमारा ब्लाइंड स्पॉट होता है, ठीक है। जब ये ऑप्टिकल नर्व निकलता है तो उसी की वजह से हमें यहाँ पे दिखाई नहीं देता, हमारा ब्लाइंड स्पॉट बन जाता है, ठीक है। और उसी के जस्ट थोड़ा से बगल में क्या होता है, जिसे हम लोग पीत बिंदु कहते हैं, येलो स्पॉट। इसे क्या कहते हैं, यहाँ पे होता है येलो स्पॉट, समझ लीजिएगा आप लोग, यहाँ पे होता है येलो स्पॉट, ठीक है। येलो स्पॉट क्या होता है, ये शार्प विज़न होता है, मतलब यहाँ पे हमें बहुत अधिक स्पष्ट और बहुत अच्छा दिखाई देता है। 1 सेकेंड स्टूडेंट।
सॉरी स्टूडेंट। चलिए, तो क्या होता है, यहीं पे हमारा येलो स्पॉट होता है, ठीक है। और ये येलो स्पॉट को आप लोग समझ लीजिएगा कि ये शार्प विजन होता है, ठीक है। यहाँ पे हमें बहुत ही अच्छा दिखाई देता है, ठीक है। तो आप लोग को पीत बिंदु भी समझ में आ गया। अंध बिंदु को क्या कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। पीत बिंदु क्या कहते हैं, येलो स्पॉट कहते हैं। और रोडाप्सिन को हमने आपको समझाया ही, रोडाप्सिन को क्या कहते हैं, रोडाप्सिन को क्या कहते हैं, नाइट विजन कहते हैं, ठीक है। रात में इसी से हमें दिखाई देता है, ठीक है। अंध तथा स्पष्ट बिंदु ये होगा नहीं, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। किस स्थान पर प्रतिबिंब नहीं बनता है और प्रकाश की किरणें केंद्रित नहीं होती हैं, तो हमारा ब्लाइंड स्पॉट पे प्रतिबिंब नहीं बनता है। कहाँ, ब्लाइंड स्पॉट पे हमारा प्रतिबिंब नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे नर्व्स होते हैं, इसी वजह से प्रतिबिंब नहीं बन पाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। मस्तिष्क के किस भाग को शरीर के संतुलन का केंद्र माना जाता है। तो मस्तिष्क के किस भाग को शरीर के संतुलन का केंद्र माना जाता है, बताइए। प्रमस्तिष्क को, अनुमस्तिष्क को, मस्तिष्क पुच्छ को, या इनमें से सभी को। तो मस्तिष्क का केंद्र बिंदु किसे माना जाता है, अनुमस्तिष्क को। मस्तिष्क का केंद्र बिंदु किसे माना जाता है, अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क क्या बोलते हैं, सेरिबेलम, ठीक है। अनुमस्तिष्क क्या बोलते हैं, सेरिबेलम, ठीक है। आप लोग ये समझ लीजिएगा, अनुमस्तिष्क क्या बोलते हैं, सेरिबेलम बोलते हैं। और ये प्रमस्तिष्क क्या बोलते हैं, सेरिब्रम ना, सेरिब्रम, आप लोग समझ लीजिएगा। प्रमस्तिष्क को सेरिब्रम बोलते हैं, अनुमस्तिष्क को सेरिबेलम बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, मस्तिष्क किस भाग को शरीर के संतुलन का केंद्र बिंदु माना जाता है, तो अनुमस्तिष्क क्या, सेरिबेलम को ही, जो मस्तिष्क होता है वो हमारे शरीर के संतुलन का केंद्र बिंदु होता है, जो हमारे शरीर को बैलेंस करना, संतुलित करना, ठीक है। ये कहाँ से होता है, हमारे सेरिबेलम से होता है, ठीक है। आप लोग ये याद रखिएगा, ठीक है। बैलेंसिंग का काम कौन करता है, सेरिबेलम, ये याद रखिएगा। और प्रमस्तिष्क क्या करता है, प्रमस्तिष्क सेरिब्रम का अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है। जो सेरिब्रम है वो अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है, आप लोग याद करिएगा। जो सेरिब्रम, जिसको प्रमस्तिष्क कहते हैं, ये अग्र मस्तिष्क का हिस्सा होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, जो सेरिब्रम होता है वो सोचने, समझने, ज्ञान, बुद्धि, इन सब के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। प्रमस्तिष्क किसके लिए जिम्मेदार होता है, प्रमस्तिष्क मतलब सेरिब्रम, आप लोग समझिएगा, किसके लिए जिम्मेदार होता है, ये सोचने, समझने, इन सब चीज़ के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। और सेरिबेलम के बारे में भी आप लोग थोड़ा जान लीजिए। जो संतुलन करता है, शरीर का संतुलन करता है, वो क्या है, यह प्रमस्तिष्क के पीछे भाग में नीचे की ओर स्थित होता है, ठीक है। ये कहाँ स्थित होता है, प्रमस्तिष्क के नीचे भाग में स्थित होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, यह ऐच्छिक पेशियों की गति को नियंत्रित करता है, ये जान लीजिएगा। जो सेरिबेलम होता है ऐच्छिक पेशियों की गति को नियंत्रित करता है, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तंत्रिका तंत्र के भाग हैं, तंत्रिका तंत्र के कौन कौन से भाग हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधि तंत्रिका तंत्र, सहायक तंत्रिका तंत्र। तो हमारा तंत्रिका तंत्र के सभी भाग होते हैं ना, हम लोग पढ़ते हैं ना, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधि तंत्रिका तंत्र, सहायक तंत्रिका तंत्र, ये सभी। तो हमारा फोर्थ का क्या होगा, डी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गहरी सांस लेते समय लगभग कितने वायु फेफड़ों में भरी व निकाली जाती है। तो आप लोग ये मान लीजिए, नॉर्मल सांस हम लोग 500 मिलीमीटर लेते हैं ना, नॉर्मल सांस हम लोग 500 मिलीमीटर लेते हैं, ठीक है। तो वो हम लोग लेते भी हैं और निकालते भी हैं, ठीक है। क्या करते हैं, हम लोग लेते भी हैं और हम लोग निकालते भी हैं। तो हम लोग का ऑप्शन क्या होगा, 1640 घन सेमी होगा, ठीक है। गहरी सांस लेते समय लगभग कितनी वायु फेफड़ों में भरी व निकाली जाती हैं, 1640 भरी व निकाली जाती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अंतःश्वसन की क्रिया कहाँ होती है, अंगों में होती है, अस्थियों में होती है, ऊतकों में होती है, इन सभी में। तो अंतःश्वसन मतलब इंटरनल के बारे में आप लोग से पूछ रहा है, ठीक है, इंटरनल के बारे में। तो अंतःश्वसन की क्रिया मैक्सिमम आप सभी लोग जानते होंगे कि श्वसन की क्रिया फेफड़ों में होती है। तो यहाँ पूछा जा रहा है अंतःश्वसन की क्रिया, तो हमारा क्या होगा, अंगों में, अस्थियों में, इनमें सभी में। तो ऐसा होगा, अंगों में होगा नहीं, अस्थियों में होगा नहीं, तो हमारा क्या होगा, ऊतकों में होगा, ठीक है, टिश्यूज़ में। ऊतक मतलब सेल्स में, ठीक है, समझ गए आप लोग, सेल्स होगा, सॉरी, ठीक है। तुम्हारी
अंतःश्वसन की क्रिया कहाँ होती है? सेल्स में होती है, ठीक है, ऊतकों में होती है। ऊतक मतलब सॉरी टिश्यूज ही होगा ना, टिश्यूज ही होगा, ठीक है। कोशिका मतलब सेल्स होता है ना, ऊतक मतलब क्या होता है, टिश्यूज ही होते हैं, ठीक है। तो अंतःश्वसन क्रिया कहाँ होती है? टिश्यूज में होती है, ऊतकों में ही होती है, ठीक है, अंतःश्वसन की क्रिया। चलिए, श्वसन मतलब क्या होता है? शरीर के श्वास को अंदर लेना, मतलब कि ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना, ही हमारा क्या कहता है? श्वसन कहलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। हृदय द्वारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है वह है नियमित रोग से धड़कना, नियमित रूप से धड़कना। 1 सेकेंड स्टूडेंट, नियमित रूप होगा ना, नियमित रूप से धड़कना, श्वसन में सहायता करना, शुद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में पहुंचाना तथा अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में पहुंचाना, और पोषक तत्व को संचित करना। तो क्या होगा? हृदय द्वारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है? वह कार्य है जो शुद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में पहुंचाता है और अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में पहुंचाता है, ठीक है। हृदय का सबसे महत्वपूर्ण कार्य यही है कि शुद्ध रक्त को हमारे पूरे बॉडी में ले जाता है और अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में आता है, फेफड़ों में तो फिर वही प्यूरीफायर होगा ही, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा 7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन हैं। तो प्लाज्मा में कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं? ग्लोब्यूलिन पाया जाता है, फाइब्रिनोजन पाया जाता है, एल्ब्यूमिन पाया जाता है, या इनमें से सभी? तो प्लाज्मा में कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं? ग्लोब्यूलिन भी पाए जाते हैं, फाइब्रिनोजन पाए जाते हैं, एल्ब्यूमिन मतलब सभी पाए जाते हैं, ठीक है। और जो प्लाज्मा की सबसे महत्वपूर्ण प्रोटीन होती है या सबसे अधिक प्रोटीन जिसमें पाया जाता है वो एल्ब्यूमिन है। सबसे ज़्यादा अगर प्लाज्मा में कोई प्रोटीन पाई जाती है तो वो कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? एल्ब्यूमिन सबसे अधिक, लिख दे रही हूँ ना, सबसे अधिक। आप लोग याद रखिएगा, अगर प्लाज्मा में कोई प्रोटीन सबसे अधिक पाई जाती है तो वो कौन सी है? एल्ब्यूमिन। 1 लाइनर क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि प्लाज्मा में सबसे अधिक प्रोटीन कौन सी होती है? तो ऑप्शन दे देगा ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन, इनमें सभी। तो हम लोग का क्या ऑप्शन होगा? एल्ब्यूमिन प्लाज्मा में सबसे अधिक पाई जाने वाली प्रोटीन है, ठीक है। और फाइब्रिनोजन क्या है? आप लोग जान ही रहे हैं, रक्त का थक्का जमाने में महत्वपूर्ण होता है, ठीक है, मदद करता है रक्त का थक्का जमाने में, ठीक है। चलिए, तो आप लोग को समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किसी वस्तु का उत्सर्जन स्वस्थ व्यक्ति के मूत्र में नहीं होता है? क्या क्वेश्चन? किस वस्तु का उत्सर्जन 1 सेकेंड, किस वस्तु का उत्सर्जन स्वस्थ व्यक्ति के मूत्र में नहीं होता है, ये पूछा है। नहीं पे आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो यूरिया, यूरिक एसिड, ग्लूकोज या नमक? तो किसी वस्तु का उत्सर्जन स्वस्थ व्यक्ति के मूत्र में नहीं होता है, तो यूरिया का तो होता है, यूरिक एसिड भी होता है, नमक, सोडियम, नमक मतलब क्या होता है? सोडियम होता है, पोटेशियम होता है। तो इन सब का उत्सर्जन तो होता है ना, हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं वेस्टेज, ठीक है। तो ग्लूकोज का लेकिन नहीं होता है, ठीक है, आप लोग याद रखिए, ग्लूकोज का उत्सर्जन नहीं होता है स्वस्थ व्यक्ति के शरीर से, मूत्र से, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। आप लोग को आई होप समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर में से व्यर्थ एवं हानिकारक पदार्थ को बाहर निकालने वाले तंत्र को क्या कहते हैं? परिसंचरण तंत्र कहते हैं, श्वसन तंत्र कहते हैं, उत्सर्जन तंत्र कहते हैं, या इनमें से सभी कहते हैं? तो बताइए, शरीर में से व्यर्थ एवं हानिकारक पदार्थ को बाहर निकालने वाले तंत्र को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। और परिसंचरण तंत्र क्या होता है, ये आप लोग जान लीजिए। ये परिसंचरण तंत्र वो होता है जो पूरे शरीर में रक्त को पंप करने का कार्य करता है। परिसंचरण तंत्र क्या होता है? लिख दे रहे हैं, रक्त को पंप करने का कार्य करता है, ठीक है, पंप करने का कार्य करता है। रक्त को, पूरे शरीर में रक्त को पंप करने का अगर कार्य कोई करता है तो वो क्या है? परिसंचरण तंत्र क्या है, ठीक है। और श्वसन तंत्र हमारा क्या होता है? श्वसन तंत्र वो होता है ऑक्सीजन लेने और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में मदद करता है। कौन करता है? श्वसन तंत्र। आप लोग याद रखिएगा, श्वसन तंत्र क्या कहता है? ऑक्सीजन को शरीर में ग्रहण करने और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालने में मदद जो करता है उसे हम श्वसन तंत्र कहते हैं, ठीक है।
और उत्सर्जी तंत्र वो वही होते हैं जो शरीर से वेस्टेज को बाहर निकालते हैं, उसे हम उत्सर्जी व्यर्थ पदार्थ को शरीर से बाहर निकालते हैं। ठीक है, अगर व्यर्थ पदार्थ को शरीर से बाहर नहीं निकालेंगे तो वही यूरिया सब जमा होने लगेंगे, तो हमें अनेकों प्रकार की बीमारियां होने लगेंगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऑप्शन सी होगा इसका 10 का। ठीक है, चलिए। तंबाकू के अधिक सेवन से होता है हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, रक्तचाप बढ़ जाता है, मुख में कैंसर हो जाता है, तो उपयोग सभी। तो इसका क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। जब तंबाकू हम लोग खाते हैं तो उसके सेवन से क्या होता है? हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, हार्ट बीट तेज़ हो जाता है, रक्तचाप ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और कैंसर भी होने का खतरा रहता है, मुँह में कैंसर ज़्यादा होने के खतरा रहता है। तो हमारा ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसलिए तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए। आप लोग के घर में कोई करता हो तो उसको आप लोग मना करिए और समझाइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मसाले के अधिक प्रयोग से किस अम्ल का श्रावण अधिक होता है? मसाले के अधिक प्रयोग से किस अम्ल का श्रावण अधिक होता है? ये श्रावण है, ठीक है, ये गलत है। किस अम्ल का श्रावण अधिक होता है? तो कार्बनिक अम्ल का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, या दोनों का, या इनमें से कोई नहीं। तो मसालों के अधिक प्रयोग से किस अम्ल का श्रावण बढ़ जाता है? तो मसालों के प्रयोग से हमारे कार्बनिक अम्ल और कार्बनिक अम्ल। 1 सेकेंड स्टूडेंट, इसका आंसर क्या होगा? कार्बनिक अम्ल, ये दोनों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, क्या होगा हमारा? कार्बनिक अम्ल। मसालों के अधिक प्रयोग से किस अम्ल का श्रावण अधिक होता है? तो कार्बनिक अम्ल का श्रावण हमारे अधिक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शरीर में श्वेत सार की अधिकता होने पर ग्लूकोज त्वचा के नीचे किस ऊतक के रूप में जम जाता है? तो शरीर में श्वेत सार की अधिकता होने पर ग्लूकोज त्वचा के नीचे जो टिश्यूज होते हैं उसके नीचे जो जम जाता है उसे क्या कहते हैं? एडिपोक टिश्यूज कहते हैं। क्या कहते हैं? एडिपोक टिश्यूज कहते हैं। ठीक है, समझ गए? चलिए, तो ऑप्शन सी करें सर, एक बार और सुन लीजिए। शरीर में श्वेत सार की अधिकता होने पर ग्लूकोज जो त्वचा के नीचे जमने लगता है उस ऊतक को क्या कहते हैं? हम एडिपोक ऊतक कहते हैं, मतलब एडिपोक टिश्यूज कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। संयोजी ऊतक वो होता है जिसे कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दालें तथा फलियां किस पोषक तत्व के उत्तम स्रोत हैं? दालें तथा फलियां किस पोषक तत्व के उत्तम स्रोत हैं? तो वसा का है, प्रोटीन का है, कार्बोहाइड्रेट का है, खनिज लवण का। तो दालें तथा फलियां किसका उत्तम स्रोत है? तो हमारे प्रोटीन का। ऑप्शन बी करेंगे। वसा, वसा हमें कितने % मिलता है? 9.1 होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट 4.1 एनर्जी देती है। ठीक है, खनिज लवण, खनिज लवण में कोई एनर्जी नहीं मिलता है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? प्रोटीन। दालें तथा फलियां किस पोषक तत्व का उत्तम स्रोत है? तो प्रोटीन का। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जिसे हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, उसे हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वसा व तेल को अधिक देर तक गर्म करने से एक हानिकारक पदार्थ बनता है, उसे क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, एक्रोलीन कहते हैं, लिनोलिक अम्ल कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइए, वसा या तेल के अधिक देर तक, जैसे हम कढ़ाई चढ़ाते हैं उसमें तेल डाल देते हैं, घी डालते हैं और उसमें से जैसे धुएं टाइप का निकलने लगता है। ठीक है, तो अधिक देर तक गर्म करने पे एक हानिकारक पदार्थ उसमें से रिलीज़ होने लगता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? जो हानिकारक पदार्थ रिलीज़ होता है उसे हम क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, या क्या कहते हैं? एक्रोलीन कहते हैं, लिनोलिक अम्ल कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा क्या होगा? एक्रोलीन होगा, लिनोलिक अम्ल होगा नहीं। ठीक है, अरे सॉरी, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल हमारा होगा नहीं, तो ऑप्शन हमारा क्या होगा? बी होगा। 16 क्वेश्चन देखिए। काइम क्या है? नॉट क्राइम, काइम। ठीक है, ये क्या है? काइम क्या है? यह एक प्रकार का पाचक रस है, पेशीय का संकुचन है, विमोचन है, भोजन का अवशोषण है, अमात्य भित्ति में भोजन का लेई के रूप में होना। तो काइम क्या होता है? अमाशय भित्ति में भोजन का लेई के रूप में होना क्या कहलाता है? काइम कहलाता है। ठीक है, काइम क्या होता है? जैसे कि अधिक तरल भूरे रंग का एक लुगदी नुमा पदार्थ होता है,
ठीक है, उसे ही काइम कहते हैं। जो अमाशय में होता है अधिक तरल होता है, अर्ध तरल मतलब जो आधा तरल होता है, पूरी तरह से लिक्विड नहीं होता है ना, और भूरे रंग का एक लुगदीनुमा पदार्थ होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, काइम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंजाइम क्या है? यह एक रासायनिक पदार्थ है। यह किसी पदार्थ तथा उचित वातावरण में ही किया जाता है। यह स्वयं परिवर्तित हुए बिना अन्य पदार्थों को रासायनिक प्रक्रिया प्रभावित करता है। तो एंजाइम क्या है? तो हमारा उपयुक्त सभी होगा। ठीक है, एंजाइम क्या होता है? उपयुक्त सभी कार्य करता है। यह रासायनिक पदार्थ भी है। यह किसी पदार्थ तथा उचित वातावरण में ही क्रिया करता है। ठीक है, और यह स्वयं परिवर्तित हुए बिना अम्ल पदार्थों को रासायनिक क्रिया को प्रभावित करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन डी होगा 17 का। 18 क्वेश्चन देखिए, पेशीय के विकास के लिए आवश्यक है। तो पेशियों के विकास के लिए आवश्यक क्या है? प्रोटीन युक्त भोजन आवश्यक है, व्यायाम आवश्यक है, स्वच्छ वायु आवश्यक है, इनमें सभी। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, तुम्हारा क्या होगा? इनमें सभी। 1 सेकेंड स्टूडेंट। तो क्या होगा? पेशी के विकास के लिए हमारे क्या होगा? प्रोटीन युक्त भोजन भी हमें ज़रूरी है, व्यायाम भी ज़रूरी है। प्रोटीन क्या है? बॉडी बिल्डिंग का काम करता है ना। ठीक है, प्रोटीन क्या करता है? बॉडी बिल्डिंग का काम करता है, आप लोग याद रखिएगा। व्यायाम हमें करना चाहिए, हमेशा स्वच्छ वायु में लेना चाहिए, तो इनमें से सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19 देखिए, तुंद क्या है? तुंद क्या है बताइए? इसको तुंद बोलते हैं। ठीक है, तुंद, सॉरी स्टूडेंट, देखिए तुंद ना, तुंद। ओके, तुंद क्या है? नहीं, तुंद नहीं, तुंद मतलब क्या होता है? बेली। ठीक है, तुंद मतलब क्या होता है? बेली। ठीक है, आप समझ गए। तुंद मतलब क्या होता है? बेली। बेली मतलब क्या होता है? आप जानते हैं, पेट होता है। ये एक प्रकार की संधि है, एक प्रकार की मांसपेशी है, एक पेशी का मध्य भाग है, या पेशी का मूल स्थान है। तो तुंद क्या है हमारा? तुंद क्या है बताइए? यह एक प्रकार की संधि है, यह एक प्रकार की मांसपेशी है, यह पेशी का मध्य भाग होता है। तो तुंद हमारा क्या होता है? ये पेशी का मध्य भाग होता है। ठीक है, तुंड मतलब बेली क्या होता है? ये पेशी का एक मध्य भाग होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर की सबसे कड़ी वस्तु क्या है? तो मानव शरीर की सबसे कड़ी वस्तु मांसपेशी सबसे कड़ी वस्तु है नहीं, मसल्स, कोशिका है नहीं, सेल्स, अस्थियाँ, या इनमें सभी। तो मानव शरीर की सबसे कड़ी हड्डी क्या है? अस्थियाँ हैं। ठीक है, आप लोग जानते हैं सबसे कड़ी हड्डी मानव शरीर की अस्थियाँ हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, 21 देखिए, मानव के मस्तिष्क कोश की अस्थियाँ परस्पर किस प्रकार की संधि से जुड़ी रहती हैं? मानव के मस्तिष्क कोश की अस्थियाँ परस्पर किस प्रकार की संधि से जुड़ी रहती हैं? चल संधि से, अपूर्ण संधि से, अचल संधि से, कब्जा संधि से। तो किससे जुड़ी रहती हैं? मानव के मस्तिष्क कोश की अस्थियाँ किससे जुड़ी रहती हैं? अचल संधि से। ठीक है, मस्तिष्क की जो अस्थियाँ होती हैं वो मूवमेंट नहीं कर सकती हैं, आप लोग ये जान लीजिएगा। ठीक है, अचल संधि क्या? अचल संधि किसे कहते हैं? उसे सीवन भी कहते हैं। अचल संधि को क्या कहते हैं? सीवन भी कहते हैं। और इसको इंग्लिश में सुचर्स कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? सुचर्स। आप लोग याद रखिएगा, हिंदी में सीवन भी कहते हैं अचल संधि को, और इंग्लिश में सुचर्स भी कहते हैं। ठीक है, ये इस तरह से जुड़ी होती हैं मानव की मस्तिष्क की हड्डियाँ, जिसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है। आप लोग इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, इन्हें सीवन या सूचर्स भी कहा जाता है। ठीक है, चल संधि वो होती है जो मूवमेंट कर सकती है, जैसे हम लोग के हाथ पैरों की गति हो गई। ठीक है, ये सब चल संधियाँ हैं। ठीक है, कब्जा संधि क्या कहते हैं? कब्जा संधि वो होती है जो जोड़क संधि होती है, घुटनों की संधि होती है, हड्डी होती है, उसे कब्जा संधि कहते हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन हम लोग के नहीं है, तो 21 क्वेश्चन थे। आप लोग को क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा और कमेंट भी करिएगा कि वीडियो आप लोग को कैसा लगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आप लोग को वीडियो कैसे चाहिए कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। ठीक है, अब चलिए, अब हम लोग अपनी क्लास को ख़त्म करते हैं। आई होप आप सभी लोग को क्लास अच्छा लगा होगा। बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।